हेलो प्यारे बच्चों, फिर से स्वागत है आप सबका हमारे चैनल लर्न एंड शेयर पे। तो आपकी जीतू पे आप फिर से लेकर आए हैं एक और नया पार्ट। बात कर रहे थे हम समतल में गति के बारे में, लेक्चर नंबर 2 है इसका ये। इससे पहले हम बात कर चुके हैं सदिश के बारे में कि सदिश क्या चीज़ होती है, अदिश क्या चीज़ होती है और सदिश कितने प्रकार के हो सकते हैं, मतलब जो भी पॉसिबल सदिश थे ओपन ने सब पढ़ लिए। लास्ट क्लास में हमने एक सदिश छोड़ा था जिसको हम बोलते हैं एकांक सदिश। उस एकांक सदिश को आगे पढ़ाने से पहले मुझे कुछ और रिसोर्सेज की जरूरत है, मतलब कुछ और चीजें हमें चाहिए होगी जब जाके हम किसी भी सदिश का एकांक सदिश निकाल सकते हैं। तो चलो आज का लेसन स्टार्ट करते हैं वापस उसी स्लाइड से जहां से अपने लास्ट क्लास में छोड़ा था। तो देखो आज हम कुछ ऐसी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं, कुछ इंटरेस्टिंग डायग्राम आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। एक्चुअली आज का हमारा टॉपिक है सदिशों के योग के नियम, ठीक है ना, लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन, जिसमें हम आज एक तो ये त्रिभुज का नियम और एक ये बहुभुज का नियम खत्म करेंगे, लेकिन उसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते, जो अपने लास्ट क्लास में खत्म किया था वो था एकांक सदिश। तो मैं थोड़ा सा आपको एक बार और रिकॉल करवा देता हूँ कि एकांक सदिश क्या था। तो देखिए, जो सदिश जिसका परिमाण कितना हो, एकांक हो, ठीक है, मतलब जिसका हमें सब बोल सकते हैं लेंथ यूनिट हो या एक हो, उसको अपन क्या बोलेंगे, एकांक सदिश। रिप्रेजेंट किससे कर रहे थे अपन, ए कैप से, ठीक है ना, ए और उसके ऊपर कैप लगा दिया। इसका काम क्या है, सिर्फ और सिर्फ क्या बताना, दिशा, कुछ भी नहीं, सिर्फ दिशा बताता है। जहां हमें किसी भी सदिश की दिशा पता करनी हो वहां हम एकांक सदिश लगा देते हैं, ठीक है ना। एकांक सदिश का सूत्र था ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर, मतलब हम किसी भी सदिश को उसके परिमाण से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, भाग दे देते हैं। अब ये परिमाण कैसे निकलेगा कैसे नहीं निकलेगा वही आज के लेसन में बात करूंगा, और उसके बाद फिर एकांक सदिश के आपको क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है। उससे पहले यहां देख लो, मैंने आपको बोला था एक्स अक्ष के लिए जो एकांक सदिश हम यूज करते हैं वो क्या होता है, आई कैप, ये गिवन है, ठीक है ना। इसके बाद देखो आई, अब एक्स से जब अपने को वाई जाने तो ध्यान रखिए एंटी क्लॉकवाइज चलती है सारी कहानी ऐसे। तो देखो एक्स से हम गए वाई पे, इसके लिए आई कैप है तो इसके लिए क्या हो जाएगा, जे कैप, और उसके बाद हमारा जेड एक्सिस, इसके लिए क्या हो जाएगा, के कैप, ठीक है। तो हमें तीन जो अक्ष हैं एक्स वाई जी या जेड, उनके लिए एकांक सदिश मिल गए, आई कैप, जे कैप, के कैप। आई होप इतनी बात सबको क्लियर हो गई होगी। जब मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा, मतलब इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन कराऊंगा, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लेकिन उससे पहले मुझे कुछ रिसोर्सेज की जरूरत है, जैसे कि ये कि किसी भी सदिश का परिमाण कैसे निकालते हैं। लेकिन वो समझने से पहले मैं और भी कुछ चीजें आपको समझा रहा हूं, वो है सदिशों के कुछ प्रकार है, ठीक है। जैसे अगर मुझे 1D में यानी एक विमीय सदिश बनाना हो, मतलब यहाँ तो वस्तु एक्स अक्ष की सापेक्ष गति कर रही है, या वाई अक्ष के सापेक्ष गति कर रही है, या आपकी तरफ जेड अक्ष के सापेक्ष गति कर रही है। तो किसी भी एक अक्ष के अंदर अगर वस्तु गति करती है, मतलब एक विमीय गति करती है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम जो वेक्टर लिखते हैं, जो सदिश लिखते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, एक विमीय सदिश। जैसे इससे पहले वाला जो चैप्टर था वहाँ पे चलते हैं वापस, वहाँ पे अपन ने विस्थापन पढ़ा, दूरी पढ़ी, वेग पढ़ा, त्वरण पढ़ा, ठीक है, और चाल पढ़ी। ये कुछ पैरामीटर्स पढ़े, 5 पैरामीटर। तो वहां पे जो वस्तु गति कर रही थी वो एक स्ट्रेट लाइन में कर रही थी, एक सरल रेखा में कर रही थी। तो वहां पे हम जो वेक्टर्स यूज करेंगे, जो सदिश यूज करेंगे, वो कौन से होंगे, एक विमीय सदिश। वहां पे मैंने सदिश इसलिए वर्ड यूज नहीं करा क्योंकि हमने उस टाइम तक सदिश नहीं पढ़ा था। अब यहाँ पे देखो, जैसे कोई वस्तु एक्स अक्ष के सापेक्ष गति कर रही है, सिर्फ एक्स अक्ष के सापेक्ष, ठीक है। जैसे वस्तु का जो कोऑर्डिनेट है, निर्देशांक है, मान लो 2 0 0 है, भाई 3 निर्देशांक होते हैं। अच्छा, 10th क्लास तक आपने शायद 2 ही निर्देशांक पढ़े, एक्स और वाई। तो मैं आपको बता देता हूं, हम 3D के अंदर बात कर रहे हैं, तो 3 निर्देशांक होंगे हमारे पास, एक्स, वाई और जेड, ठीक है। तो हमने एक तीसरा कोऑर्डिनेट यानी तीसरा निर्देशांक और इंक्लूड कर दिया। तो यहाँ तो सिर्फ एक्स रहा हो, वाई और जेड 0 रहे हो। जैसे मैंने एक निर्देशांक दिया, मान लो 2 0 0, तो ये कौन से अक्ष पर होगा, सिर्फ एक्स अक्ष पर, क्योंकि वाई और जेड 0 है। इसी तरीके से अगर मैंने मान लो कोई निर्देशांक दिया 0 2 0, तो कौन से अक्ष पर होगा, वाई अक्ष पर। क्यों, क्योंकि क्या बोलते हैं, हमारा जो वाई कोऑर्डिनेट है उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू है, बाकी एक्स और जेड 0 है। अगर मैंने निर्देशांक दिया 0 0 2, तो फिर हम जेड अक्ष पर है। तो अगर कोई वस्तु एक्स की दिशा में गति कर रही है तो उसके लिए हम एक सदिश कैसे लिखते हैं, उसके लिए सदिश लिखेंगे अपन एक्स और आई कैप। उसके लिए इस तरीके से हम सदिश को लिखेंगे। आर वेक्टर उसकी स्थिति को बता रहा है, ठीक है ना, मतलब उसकी पोजीशन को बता रहा है। तो ये आर वेक्टर यहाँ पे पोजीशन वेक्टर है, स्थिति सदिश है। जैसे मान लो वस्तु मैंने बोला एक्स अक्ष में 2 मीटर का विस्थापन तय करती है, तो उसके लिए मैं सदिश कैसे लिखूंगा, 2 आई कैप, ठीक है ना। ऐसे मैं आपको बोल दूं कि वस्तु वाई दिशा में 3 मीटर का विस्थापन तय करती है, तो सदिश कैसे लिखूंगा, आर वेक्टर बराबर 3 जे कैप, आर वेक्टर बराबर 3 जे कैप।
आई होप सबको याद होगा कि लास्ट क्लास में हमने पढ़ लिया था और प्रीवियस वाले में भी देखो कि वेक्टर कैसे लिखते हैं, उसका परिमाण को उसके एकांक सदिश से गुणा कर देते हैं, ठीक है ना। अब परिमाण कितना है भाई, मैं आपको कह रहा हूं वाय दिशा के अंदर 3 मीटर की दूरी, 3 मीटर का विस्थापन तय करा, तो 3 मीटर क्या है उसका परिमाण, और दिशा कौन सी है वाय, तो वाय के लिए अपन ने क्या लगा दिया जे कैप, सिंपल। ऐसे अगर वस्तु जेड दिशा के अंदर है तो उस केस में हमारे पास कितना हो जाएगा, आर वेक्टर इज इक्वल टू जेड के कैप, जो भी कोऑर्डिनेट यानी निर्देशांक हमें दे रखा है। यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा आर वेक्टर बराबर वाई जे कैप, ठीक है ना। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। अगर सिर्फ एक्स अक्ष में है तो एक्स आई कैप, वाई में है तो वाई जे कैप, और सिर्फ जेड में है तो जेड के कैप। ये कौन सी गति है, एक विमीय गति, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो सदिश होंगे वो एक विमीय सदिश होंगे। अब मान लो उसके दो कोऑर्डिनेट एक साथ चेंज हो रहे हैं, या तो वस्तु एक्स वाई तल में होगी, या वो वाई जेड तल में होगी, या तो फिर वो जेड एक्स तल में होगी। तीन ही तो पॉसिबिलिटी है भाई, 3 एक्सेस हैं, वो 3 अलग अलग तल बनाते हैं। अभी तल का मतलब क्या मैं आपको समझाता हूँ। देखो जैसे ये है, ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, ठीक है ना, सिंपल समझना। ये हमारा एक्स है, ये हमारा वाई है, और ये हमारा जेड है। वैसे हम एक्स वाई जेड को कहीं पे भी ले सकते हैं। आई होप सबको 3D में समझ आ रहा होगा। तो हम क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं यार 3 तल दिख रहे होंगे आपको, एक ये रहा, एक ये रहा। अब जिस रूम में बैठे हो उसको थोड़ा सा विजुअलाइज करोगे आप तो आपको समझ आ जाएगा कि 3 तल कैसे हैं। 3 तल आई होप सबको समझ आ रहे होंगे। 3 अलग अलग तल है ना, देखो एक ये वाला तल है, ये वाला, तो हम इस तल के बारे में बात कर रहे हैं। ये कौन सा तल हुआ, एक्स वाई। ये कौन सा तल हुआ, वाई जेड। और ये जो नीचे आपको तल दिख रहा है, ये कौन सा तल हुआ, एक्स जेड। तो 3 पॉसिबल तल हैं। जैसे मान लो आप किसी रूम में बैठे हो तो उसका एक कोना पकड़ लो, जैसे मेरे यहाँ पे एक रूम है, मैंने इसका कोना पकड़ा, तो 3 तल है। देखो एक हमारा नीचे जा रहा होगा एक्स, एक आप लोगों के रूम में देखिएगा, एक ऊपर जा रहा होगा हमारा वाई, और एक आगे जा रहा होगा जेड। तो सामने वाला जो मेरा प्लेन है ना, जहाँ पे हमारे बोर्ड लगा हुआ है, वो एक्स वाई तल में है, तो ये एक्स वाई तल बना देगा, ठीक है ना। उधर वाली जो दीवार है वो वाई जेड तल बना रही है, और नीचे वाली तो जो दीवार मतलब हमारा जो फ्लोर है वो जेड एक्स तल बना रहा है। तो अगर कोई वस्तु एक्स वाई तल में है यानी उसके निर्देशांक कुछ इस तरीके से होंगे, एक्स वाई 0, ठीक है ना। मान लो मैंने बोला वस्तु के निर्देशांक है 2 3 0, तो आप उसके लिए सदिश कैसे लिखोगे, आप लिखोगे आर वेक्टर बराबर 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप। आई होप सबको इतनी बात क्लियर हो गई होगी। कुछ नहीं करना, एक्स अक्ष में कितना विस्थापन था या जो भी क्वांटिटी दे रखी है, जो ऋणात्मक विस्थापन हो, वेग भी हो सकता है, त्वरण भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी सदिश, तो उसका परिमाण कितना है 2, और उसके लिए एकांक सदिश क्या है आई कैप, सिंपल। ऐसे वाई दिशा के अंदर परिमाण कितना है 3, और एकांक सदिश कितना है जे कैप, तो क्या लिखा हमने उसको 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप। ऐसे ही अगर वस्तु मान लो कि वो वाई जेड प्लेन में, अभी हम बात कर रहे हैं कि वो कौन से प्लेन में है, वाई जेड तल में, तो उसका ऑब्वियसली एक्स कोऑर्डिनेट 0 रहा होगा, तभी तो वाई जेड तल में है, मतलब वो इस वाले तल में। अब जब इस डायग्राम को आपको देखोगे तो हमने सिंपलिसिटी के लिए डायग्राम्स के अंदर ऐसा मान लिया कि हमने जैसे एक्स वाई तल के बारे में बात करी तो एक्स वाई को साइड पर सामने रख दिया, इसमें वाई जेड को हमने सामने रख दिया, जेड को नीचे कर दिया, मतलब इसको रोटेट कर दिया। आई होप इतनी बात सबको क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना। तो कुछ फर्क नहीं पड़ता इस चीज से, बस आपको उसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना है। रोटेट करो तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। आई होप इतनी बात सबको क्लियर हो गई होगी, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक तो होगा नहीं। ऐसे वस्तु अगर एक्जेक्ट तल में तो वाई 0 कर दो, तो क्या हो जाएगा, देखो एक्स आई कैप प्लस, अरे वाई लिखना है तो वाई लिख दो 0 जे कैप प्लस जेड के कैप। इसमें भी जैसे एक्स को लिखना है ना तो 0 आई कैप, इसमें जैसे जेड को लिखना है तो 0 के कैप। तो इस तरीके से हम 2D के अंदर यानी द्विविम के अंदर वस्तु के लिए सदिश को लिखते हैं, ठीक है। आई होप इतनी बात सबको क्लियर हो गई होगी। थर्ड, हमारा थर्ड है त्रिविम में सदिश। त्रिविम मतलब 3D। अब आपको थोड़ा सा चीजों को विजुअलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि बिना विजुअलाइज करे तो ये चीजें आसानी से होने वाली है नहीं, ठीक है। तो मैं आप लोगों को थोड़ा बताता हूं और आप सुनिएगा कि भाई हमारे पास पहले तो त्रिविम है। त्रिविम में आपको देखो एक तो एक्स अक्ष हो गया, ठीक है ना, एक हमारा ये वाई हो गया। वैसे मैं आपको सदिश से जब घटक कराऊंगा तब इसको और अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। तो देखो ये 3 अक्ष हो गए, ठीक है। अभी 3 के अंदर कोई सदिश है, मान लो कि बोर्ड है, बोर्ड से कोई सदिश ऐसे सामने की तरफ आ रहा है, आपके रूम में जो कोना है ना उसमें से सामने की तरफ कोई सदिश आ रहा है, ठीक है ना, बाहर की तरफ कोई तीर निकल रहा है, तो उसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए, एक्स, अरे एक्स
एक बार हम वापस लिख देते हैं। ओहो पूरा ही रब हो गया, चलो कोई बात नहीं। तो ये 3 हमारे अक्ष हो गए, एक हो गया हमारा x, एक y, एक z। तो ये हो गया x, ये y और ये z। और हमने एक सदिश बना दिया अपना, सदिश को बना दिया चलो ग्रीन से। सदिश के कुछ निर्देशांक है x, y, z। तो इसके लिए अगर मुझे स्थिति सदिश लिखना होगा तो मैं कैसे लिखूंगा? देखो x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। सिंपल भाई, 3 कोऑर्डिनेट थे। जैसे मैंने बोला कि वस्तु जो है वो 2, 3, 4 पर रखी है, तो इसके लिए स्थिति सदिश हम कैसे लिखेंगे? 2 i कैप प्लस 3 j कैप प्लस 4 k कैप। सिंपल, क्योंकि x अक्ष में उसका परिमाण कितना है? 3। एकांक सदिश कितना है? i कैप, तो 2 i कैप x के लिए हो गया। ऐसे y के लिए 3 j कैप, 3 परिमाण, j कैप उसकी दिशा, 4 परिमाण, k कैप उसकी दिशा। कौन सी दिशा? z अक्ष। आई होप इतनी बात सबको क्लियर हो गई होगी कि सदिश को हम लिखते कैसे, अगर हमें वस्तु की स्थिति के निर्देशांक दिए हो तो। अब वस्तु की स्थिति के निर्देशांक दिए हैं, उसके कॉरस्पॉन्डिंग आप जो सदिश लिखोगे उसी को हम क्या बोल रहे हैं? स्थिति सदिश। 3D में कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप समझिए थोड़ा सा कि चलो मैं आपको सीधा सीधा इसी पर बता देता हूँ। अब देखो थ्योरी आ गई इसकी, तो देखो थ्योरी में ये लिखा है, वह सदिश जिसके द्वारा निर्देश तंत्र में किसी बिंदु की स्थिति को व्यक्त किया जाता है स्थिति सदिश कहलाता है। यहाँ किसी बिंदु P की स्थिति को सदिश द्वारा व्यक्त किया गया है, यह सदिश स्थिति सदिश कहलाता है। जैसा मैंने आपको बताया कि भाई प्लेन है ना, 3D प्लेन है। अब मैं कह रहा हूँ जैसे ही मार्कर है, ठीक है ना, लटक रहा मान लो हवा में। अब मैंने बोला ये हमारा नीचे की तरफ एक कोना बना हुआ है, तो आपके घर में भी कोई ना कोई कोना बना हुआ होगा। तो मान लो ये चीज़ लटक रही है, और लटकने के बाद 3D के अंदर ऑब्वियस ही बात है x अक्ष से y अक्ष से z अक्ष से इसकी कुछ ना कुछ दूरी होगी। इसके कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं अभी के लिए कि ये 4, 5, 6 कोऑर्डिनेट पर रखा है, ठीक है, 4, 5, 6 कोऑर्डिनेट पर रखा है। तो हमने क्या करा, हमने मूल बिंदु से, ओरिजिन से इसके ऊपर एक सीधा सीधा वेक्टर डाल दिया, कुछ इस तरीके से। ये देखो 3D में इसके ऊपर हमने सीधा सीधा एक वेक्टर डाल दिया, ये रहा। तो ये जो आपको वेक्टर दिख रहा है, जो हमने किससे डाला इसके ऊपर? ओरिजिन से, यानी मूल बिंदु से। इसी सदिश को हम बोलते हैं स्थिति सदिश। और स्थिति सदिश लिखते कैसे, इतनी देर से बता रहा हूं मैं आपको। 4, 5, 6 अगर निर्देशांक है तो स्थिति सदिश जनरली आर वेक्टर से बताते हैं। आर वेक्टर बराबर 4 i कैप प्लस 5 j कैप प्लस 6 k कैप, ठीक है ना। बस आपको स्थिति सदिश लिखना आने चाहिए अगर आपको निर्देशांक पता है तो, ठीक है। तो ये होता है हमारा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वेक्टर बना है ना, वेक्टर कैसे ज्यूम करोगे? ये पेन लटक रहा है हमारा, ये हमारा ओरिजिन नीचे की तरफ आपके रूम में जो होगा उससे सीधा सीधा इसके ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर दो, ठीक है ना। उससे सीधा सीधा इस पर एक लाइन ड्रॉ कर दो। एक मान लो एक एरो निकल रहा है और वो एरो यहाँ पे जाके स्ट्राइक कर रहा है, ठीक है ना। इसके जो भी कोऑर्डिनेट है, तो 4, 5, 6 मान लिए, तो ये जो अपन ने सदिश बनाया है, सदिश को अपन क्या बोल रहे हैं? हमारा स्थिति सदिश, जो कि इसकी पोजीशन को बता रहा है, इसलिए इसको इंग्लिश में बोलते हैं पोजीशन वेक्टर, ठीक है ना। ये थोड़ा गड़बड़ है, यहाँ पे आएगा हमारा पोजीशन वेक्टर, ठीक है। ये हमारा पोजीशन वेक्टर है। आई होप सबको इतनी बात क्लियर हो गई होगी, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा इसके अंदर। तो ये तो बेसिक सी बात हो गई। अब अपन आते हैं दूसरे पे, किसी सदिश की अदिश से गुणा, ठीक है ना। फिर अपन रूल्स पे चलेंगे और रूल्स के बाद वापस विस्थापन सदिश पाएंगे, क्योंकि विस्थापन सदिश के अंदर एक रूल यूज होता है त्रिभुज का नियम, और बिना त्रिभुज के नियम के मैं आपको विस्थापन सदिश नहीं समझा पाऊंगा, ठीक है। बता दूंगा लेकिन इतना फील नहीं आएगा, इसलिए अपन पहले वो पढ़ रहे हैं। उससे पहले देखो, किसी सदिश को अदिश से गुणा करना है, मतलब किसी भी वेक्टर को स्केलर से गुणा करना है। जैसे मान लो कि मेरे पास कोई वेक्टर है, ये ए वेक्टर एक वेक्टर है। अभी मैंने क्या करा, इसको किसी अदिश मान लो 2 से गुणा कर दिया, तो 2 से गुणा करते ही क्या होगा? इसकी लेंथ डबल हो जाएगी। इसको हम लिखेंगे 2 ए वेक्टर, मतलब इसकी लेंथ यानी इसकी लंबाई 2 गुनी हो गई, क्योंकि मैंने आपको बोला था इसकी लंबाई इसके परिमाण को बताती है, इसकी वैल्यू को बताती है। तो डबल करते इसकी वैल्यू भी डबल हो गई, लेकिन दिशा तो चेंज नहीं हुई। लेकिन मान लो अब मैंने इसको -1 से गुणा कर दिया, तो अब इसकी दिशा चेंज हो गई, परिमाण चेंज नहीं हुआ, ठीक है। अब ये तो हमने वेक्टर सेक्टर से समझ लिया। अब इसको थोड़ा मैथमेटिकली समझते हैं। मान लो हमें किसी वस्तु के निर्देशांक ये दे रखे हैं
2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। और मान लो मैंने आपको बोला कि सदिश को 5 से गुणा करना है, मतलब इसका 5 गुना कर देना है। तो 5 से गुणा करने का मतलब है कि हर वैल्यू 5 से गुणा हो जाएगी। ये भी 5 से हो जाएगा, 2, 3 और 4, तीनों के तीनों 5 से गुणा हो जाएंगे। ठीक है, देखो कैसे, 5 दूनी हो गया 10 आई कैप प्लस 15 जे कैप प्लस 20 के कैप, ऐसे। तो हम किसी भी सदिश को जब अदिश से गुणा करते हैं तो दो चीजें हो सकती है, या तो उसकी दिशा ही परिवर्तित हो जाए, है ना, या तो हो सकता है उसका परिमाण चेंज हो जाए, या दोनों हो जाए, है ना। तो जैसे इस वाले केस में देखो परिमाण चेंज होगा ना, डबल हो गई लेंथ, ट्रिपल कर सकते हो, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, 7 गुना, 10 गुना, 1 करोड़ गुना, कितना भी कर सकते हो। और माइनस से गुणा करते ही उसकी दिशा विपरीत हो जाती है। ठीक है ना, अब मैंने -2 से गुणा करा तो परिमाण भी चेंज, डबल हो गया, और डायरेक्शन भी चेंज, फ्लिप हो गया, उल्टा हो गया। ठीक है ना, तो माइनस से गुणा करने का मतलब है कि सदिश की दिशा चेंज हो जाती है। समझ गए, क्योंकि एरो किसको बता रहे हो, उसकी दिशा को। तो माइनस से गुणा करने का मतलब वो उसका विपरीत सदिश बन गया। ये दोनों एक्चुअली देखो विपरीत सदिश ही है, हमने बात करा था ना, ये विपरीत सदिश है, ये ऋणात्मक सदिश है, जिनकी परिमाण समान लेकिन दिशा क्या होती है, अलग अलग होती है। एक अगर इधर तो एक इधर चलेगा, कुछ ऐसा ही। आई होप ये टॉपिक भी आपको क्लियर हो गया होगा। ज्यादा कुछ नहीं, बहुत ईजी है। अगर हमें किसी भी सदिश को किसी अदिश से गुणा करना हो, अदिश बोल रहा हूँ, सदिश नहीं, सदिश का सदिश से गुणा अलग टॉपिक है। सदिश को किसी अदिश से, अदिश मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है ना, कोई भी कांस्टेंट नंबर, कोई भी नियतांक, उससे गुणा करने पर प्रत्येक जो सदिश का घटक है वो उससे गुणा हो जाता है। जैसे 5 से गुणा करा तो 2 भी हुआ, 3 भी हुआ, 4 भी हुआ, -5 से गुणा करता तो सारे हो जाते। आई होप इतनी बात सबको क्लियर हो गई होगी। चलो अब अपन चलते हैं आगे। अब अपने को पढ़ना है हाँ सदिशों के योग के नियम, जो आज का हमारा मेन टॉपिक है। तो देखो सदिश योग के 3 नियम होते हैं, 3 बेसिक नियम जो आपके सामने बहुत प्यारे से डायग्राम में बताए हमने। एक त्रिभुज के दो, यहाँ पे खड़ा हो जाता हूँ मैं, आपको अच्छे से दिखेगा। तो पहला नियम आपका त्रिभुज का नियम है, बहुत इजी नियम है, कुछ भी नहीं फर्जी, फुल फर्जी। फिर बहुभुज का नियम, इसी का दूसरा भाई है, ठीक है ना, इसका बड़ा भाई है। और सबसे लास्ट समानांतर चतुर्भुज का नियम, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये समझ लो हमारे फिजिक्स में जहां वेक्टर आ गया ना, वो वहां पे इसका रोल है बना, मतलब इसके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। जहां सदिश आ गया, जहां वेक्टर आ गया, ठीक है। तो ये अपन इस लेसन में कवर नहीं करेंगे, क्योंकि अकेला खुद एक पूरा का पूरा 1 घंटा ले लेगा ये टॉपिक समझने में, क्योंकि समझना भी है, एक न्यूमेरिकल भी करना है, तब जाके तो दिमाग में घुसेगा। लेकिन ये छोटे छोटे से टॉपिक है, इसलिए हम कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले त्रिभुज का नियम पढ़ेंगे, बहुभुज का नियम पढ़ेंगे, और सबसे लास्ट में समानांतर चतुर्भुज का नियम पढ़ेंगे। तो समझिए हम सदिशों के योग के नियम पढ़ रहे हैं, मतलब सदिशों को जोड़ा कैसे जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारा त्रिभुज का नियम, लॉ ऑफ ट्राइंगल। देखो बहुत सिंपल है, मैंने एक त्रिभुज बनाया, ठीक है ना, एक त्रिभुज बनाया, त्रिभुज की 2 भुजाएं अगर 2 सदिशों को व्यक्त करती हैं तो उसको बंद करने वाली भुजा उसके परिणामी को व्यक्त करेगी, ठीक है ना, सिंपल सी चीज है। अगर त्रिभुज की कोई 2 भुजाएं किसी भी 2 सदिशों को व्यक्त करती हैं तो उसको बंद करने वाली जो भुजा है उसके परिणामी को व्यक्त करेगी, ठीक है ना। लेकिन ऐसे डायरेक्ट नहीं लिख सकते क्योंकि हम वेक्टर के बारे में बात करें। तो जो भुजाएं हमने बनाई है ना वो एक ही दिशा में होनी चाहिए। जैसे मैंने लिखा है ए वेक्टर, मान लो इसी को जोड़ते हुए मैंने लिख दिया दूसरा बी वेक्टर। तो अब मुझे त्रिभुज अगर कंप्लीट करना है और इनका परिणामी निकालना है, इनका योग निकालना है, तो मैं वेक्टर कैसे बनाऊंगा। चलो हम दूसरा कलर लेते हैं, व्हाइट कलर। तो इनका जो परिणामी होगा वो बंद करने वाली भुजा तो होगा, लेकिन विपरीत दिशा में। परिणामी को इंग्लिश में बोलते हैं रिजल्टेंट, इसलिए हम लिख रहे हैं आर वेक्टर। और आर वेक्टर होता किसके इक्वल है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, मतलब इनके योग के बराबर। यही तो पढ़ना था हमें, योग का नियम कर दिया तो वेक्टर्स का योग, ठीक है। लेकिन कंडीशन क्या है कि 2 भुजाएं जो है वो एक ही क्रम में चलनी चाहिए। अब ये भुजाएं कैसी भी हो सकती है, त्रिभुज बनाना ना कैसा भी हो सकता है। तो 2 भुजाएं एक दूसरे के क्रम में चल रही हैं तो उनको बंद करने वाली भुजा जो कि विपरीत क्रम में हो, अगर इसी क्रम में हो जाती ना तो फिर मैं बताऊंगा क्या होता है। अगर सेम क्रम में चल रही हैं दोनों और हमारी बंद करने वाली भुजा जो है वो विपरीत क्रम में चल रही हो, तो उस केस में वो बंद करने वाली भुजा इन दोनों के योग को व्यक्त करेगी। अब जैसे यहाँ पे देखो,
हमने वेक्टर बनाया, कैसे भी हो सकता है प्लेन में, रैंडम है, एक वेक्टर ये रहा, एक वेक्टर ये रहा, इसको पी वेक्टर नाम दिया, इसको क्यू वेक्टर नाम दिया। जैसे मैंने इसको ए वेक्टर और बी वेक्टर दिया था, इस डायग्राम ने हमने उसको पी वेक्टर और क्यू वेक्टर नाम दे दिया। ये फ्री वेक्टर्स है, मुक्त सदिश है, मतलब हम इसको उठा करके एक जगह से दूसरी जगह रख सकते हैं। मान लो ये लटक रहा है, ये वेक्टर है कोई, है ना, ये लटक रहा है नीचे तरफ इसकी डायरेक्शन, मैंने इसको उठा के इधर रख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये वेक्टर बोलता है मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं तो मुक्त हूं। लेकिन आप मेरी दिशा को चेंज नहीं कर सकते, आप मेरे को उठा के एक जगह से दूसरी जगह रख सकते हो, यहाँ पर उठा के रख दिया, यहाँ उठा के रख दिया, चल जाएगा, लेकिन दिशा चेंज नहीं करने दूंगा। तो यही मुक्त सदिश होता है जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। अभी त्रिभुज जैसे दिख नहीं रहे तो हमें त्रिभुज जैसा बनाना पड़ेगा। तो ये पी वेक्टर, ये भाई साहब क्यू वेक्टर, तो उसको उठा करके इसके पास में रख देते हैं। तो देखो इसको उठा के इसके पास में रखा, तो अब जैसे त्रिभुज जैसा दिख रहा है ना, त्रिभुज की तो भुजाएं, तो पी वेक्टर क्यू वेक्टर, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में, और जो इनका रिजल्टेंट है देखो वो अपोजिट डायरेक्शन में आ गया ना, उसकी डायरेक्शन अपोजिट हो गई। तो आर वेक्टर हो गया, वो किसके बराबर हो गया, पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर। अब मैं स्टेटमेंट पढ़ देता हूं, यूं समझ आ जाएगा आपको, पढ़ो। देखो, जब किसी त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाओं को क्रमशः दो सदिशों के द्वारा दो सदिशों के परिमाण व दिशा के रूप में समान क्रम में निरूपित किया जाता है। मतलब ये वेक्टर्स दो चीजें बता रहे हैं, उसकी परिमाण भी और उसकी दिशा भी, लेकिन क्रम एक ही होना चाहिए। तब विपरीत क्रम में ली गई त्रिभुज की तीसरी भुजा परिणामी सदिश के परिमाण व दिशा को निरूपित करेगी। यानी तीसरी भुजा उस थर्ड जो रिजल्टेंट वेक्टर है, जो परिणामी सदिश है, उसके परिमाण और उसकी दिशा को व्यक्त करेगी। मतलब दोनों चीजों को, उसकी लेंथ को, मतलब उसके मैग्नीट्यूड को भी बताएगी, परिमाण को भी बताएगी और उसकी दिशा को भी, कि रिजल्टेंट वेक्टर जो है परिणामी सदिश इस दिशा में है और उसका परिणाम इसकी लंबाई के बराबर है। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। अब मैंने आपको एक चीज बोली थी कि मान लो यार कि बंद नहीं हो तो सेम ही क्रम में आ जाए, तो वो बहुभुज के नियम में बताते हैं। देखो, तो बहुभुज का नियम इसका ही भाई है, बड़ा भाई, जिसको इंग्लिश में पॉलीगन लॉ बोलते हैं। तो अभी उसमें हम दो भुजाएं बोल रहे थे, इसमें कितनी भी हो सकती है, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 10 हो, 1 करोड़ हो, 1 अरब हो, 1 खरब हो, हमें कोई मतलब नहीं। तो बस चलेगा वही रूल कि भाई हमने मान लो 3-4 भुजाएं ले ली, मोर देन 2, 2 से ज्यादा भुजाएं हो सकती है। तो जब 2 से ज्यादा भुजाएं, देखो ऐसे रैंडमली अरेंज्ड है ना, एक वेक्टर यहाँ, एक वेक्टर यहाँ, एक वेक्टर यहाँ, एक वेक्टर यहाँ, एक वेक्टर ये रहा, एक वेक्टर ये रहा, मान लो एक वेक्टर इसके आगे ऐसे चल रहा है, ठीक है ना, सी वेक्टर, तो और एक वेक्टर मान लो, चलो डी वेक्टर दे ही रखा अपने वहां पर, तो डी वेक्टर, देखो सबकी दिशा सेम है, ऐसे 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 सब एक ही दिशा में चल रहे हैं। तब इनको बंद करने वाली जो भुजा होगी ये इनके परिणामी को बताएगी, आर वेक्टर। और आर वेक्टर किसके बराबर होगा, परिणामी है ना, आर वेक्टर इनके सबके योग के बराबर होगा। ए वेक्टर, हम यहाँ से हट जाते हैं, आपको दिखेगा नहीं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर और प्लस डी वेक्टर, सिंपल। बहुभुज का नियम ये बोलता है कि अगर हमने किसी भी बहुभुज, अगर हम जो भी सदिश ले रहे हैं वो सदिश अगर बहुभुज की भुजाओं को व्यक्त करते हैं तो एक ही क्रम में, तो उस बहुभुज को बंद करने वाली जो भुजा होगी विपरीत क्रम में, वो उन सबके योग को निरूपित करेगी, ठीक है ना, उसको व्यक्त करेगी। यही ऊपर लिखा है, पढ़ लेते एक बार। इस नियम के अनुसार 2 से अधिक, क्योंकि 2 के लिए तो त्रिभुज लग रहा है, तो 2 से अधिक सदिशों को क्रमशः विस्थापित कर किसी बहुभुज की क्रमागत भुजाओं द्वारा निरूपित किया जाए। मतलब उसकी साइड से अगर हमने रिप्रेजेंट कर दिया, क्रमागत मतलब एक ही डायरेक्शन में चल रही है इसलिए, तो बहुभुज को बंद करने वाली अंतिम भुजा, ये देखो ना क्लोज कर रही है, परिमाण व दिशा में परिणामी सदिश को विपरीत क्रम में प्रदर्शित कर। देखो बहुत कलिष्ठ भाषा लिखी है, मैं सीधे सीधे वर्ड्स में आपको बताता हूं। अगर हम एक बहुभुज बना रहे हैं और बहुभुज की जो भुजाएं हैं वो सदिश को व्यक्त कर रही हैं एक ही क्रम में, तो उसको बंद करने वाली जो भुजा होगी वो उसके परिणामी को बताएगी, उनके रिजल्टेंट को बताएगी, ठीक है ना, लेकिन दिशा विपरीत होनी चाहिए उसकी, बस इतनी सी कंडीशन। अब हम इस लॉ को प्रूफ भी कर सकते हैं यूजिंग ट्राइंगल लॉ, मतलब त्रिभुज के नियम का यूज करके। देखो कैसे, मैं तो उसका बड़ा बनाता हूँ थोड़ा, देखो इसमें करा ही है, फिर बनाने की जरूरत ही नहीं है, इसमें बना रखा है। देखो ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, ठीक है। अब भाई हमने बोला कि ओ है, ये क्यू है, मतलब ये वेक्टर था, ये बी वेक्टर था, ये पॉइंट को पी दिया, इसको क्यू दिया, तो हमने ओ से क्यू तक एक और वेक्टर बना दिया। वो किसको बताएगा, इन दोनों के योग को। ऑब्वियसली बात है, त्रिभुज का नियम लग रहा है, विपरीत क्रम में चल रही कहानी, तो ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को बता रहा है। अब वापस अपन ने इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एक और वेक्टर डाल दिया। अब वापस इन तीनों में देखो त्रिभुज का नियम लग रहा है,
ये और ये एक ही दिशा में है और ये भाई साहब विपरीत दिशा में है, तो दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर विल गिव यू दिस वेक्टर। मतलब इन ये सदिश और ये सदिश ये सदिश को, मतलब इन दोनों का सदिश का योग इसके बराबर होगा। हो गया। थर्ड वाले में वापस देखो एक त्रिभुज बन रहा है, तो ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर आपको ये OT वेक्टर या R वेक्टर दे देगा। इसको हम R वेक्टर लिख देते हैं। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। तो R वेक्टर किसके इक्वल हुआ? A प्लस B प्लस C प्लस D। ठीक है ना। मैं एक बार और डायग्राम में बता देता हूँ क्योंकि मुझे पता है कई बच्चों को बड़ी समस्या आएंगी इसमें। तो देखो, तो ये A वेक्टर, ये B वेक्टर, हम 4 से कर लेते हैं ना, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते, हम 4 ही ले लेते हैं, ABCD। ठीक है। तो देखो 4 ले लिए, 4 5 6 7 8 9, जितना दिल करे उतना लो यार। तो इसको बंद करने वाली जो भुजा है ना, वो इनके परिणामी को बताइए। वो किसके बराबर आ जाएगी? A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर। जगह नहीं है इसलिए नीचे लिख रहा हूँ, ऐसे मत सोचना सर अलग लिख रहे हैं। ठीक है ना। तो अब ध्यान से सुनो, हमने इसको मिलाया, इसके लिए एक सदिश बनाया। क्यों बनाया उल्टी दिशा में सदिश? क्योंकि ये त्रिभुज के नियम की पालना करना चाहिए। तो ये किसके बराबर हुआ? A वेक्टर प्लस B वेक्टर के त्रिभुज के नियम से। अब देखो वापस दो भुजाएं समानांतर क्रम में है, सेम क्रम में है, तो ये रिजल्टेंट इसके परिणामी को वापस बताएगा। तो मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ, मान लो ब्लू कलर ले लिया मैंने, तो मैंने एक और सदिश बनाया। तो देखो ये किसको बताएगा? A प्लस B प्लस C, तीनों को बताएगा, दिस प्लस दिस। और अगर वापस इस त्रिभुज के बारे में बात करूं तो A प्लस B प्लस C प्लस D R वेक्टर के बराबर होगा। ठीक है। अब मैंने आपको एक बात बोली थी बहुत इंपॉर्टेंट, कि मान लो कि तीनों सबके सब सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, मैंने बोला ये A वेक्टर, ये B वेक्टर, ये C वेक्टर, ये D वेक्टर, वो E वेक्टर और ये D वेक्टर, सबके सब एक चक्रीय क्रम बना रहे हैं। ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये E है, ये F है। तो कभी भी ऐसा हो जाए कि वो एक चक्रीय फॉर्म बना ले, तो यहाँ पे रोल आता है शून्य सदिश का, जिसको मैंने आपको बहुत सारी चीजें उसके बारे में बताई। क्यों बताई? क्योंकि यहाँ उसका रोल है। मैंने बोला था शून्य सदिश की कोई भी दिशा हो सकती है, कोई भी दिशा। मान लेता हूँ मैं कि शून्य सदिश यहाँ पे है जिसकी दिशा उल्टी है, क्योंकि शून्य सदिश का जो परिमाण होता है वो 0 होता है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि चक्रीय हैं, तो इन सबका योग 0 के बराबर होगा। तो A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E, इधर के लिखा ना, F तक लिख डाला क्या, बराबर 0 वेक्टर। तो कभी भी चक्रीय बने हमारे सदिश, तो उनके सदिशों का योग हमेशा 0 होता है। सो बच्चों, यहाँ तक अपन ने ये समझ लिया कि बहुभुज जो है, अगर कभी भी इस तरीके से एक पॉलीगन बने यानी बहुभुज बने और वो क्लोज बने, तो उस केस में सारे सदिशों का जो योग होता है वो किसके बराबर होता है? 0 वेक्टर के बराबर होता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो तो उस केस में मैंने आपको जो पहले बताया था, देखो ये वाले केस में कि भाई देखो A वेक्टर, B वेक्टर, C वेक्टर, D वेक्टर बहुभुज की भुजाओं को व्यक्त कर रहा है, क्रमागत भुजाओं को। तो जो क्लोज करने वाली साइड होगी ना, उनको बंद करने वाली जो भुजा होगी, वो उन सबकी योग को बताएगी। सिंपल सी चीज है। अब देखो, अब अपन ने क्योंकि दोनों नियम पढ़ लिए हैं, हमने त्रिभुज का नियम पढ़ लिया, हमने बहुभुज का नियम पढ़ लिया है, तो यहाँ पे अब अपन विस्थापन सदिश समझ सकते हैं। ठीक है ना। और विस्थापन सदिश क्या क्या काम है वो भी अपन को यहाँ से समझ आ जाएगा। फिर अपन एकांक सदिश पे वापस चलेंगे। तो जैसा मैं आपको बता रहा था, इससे पहले एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, हम 3D में वेक्टर को विजुअलाइज करने की कोशिश कर रहे थे। वो मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे एक फिगर भी डाला है और ये आप लोगों के लिए बनाया मैंने। देखो, मैं आपको इतनी देर से समझाने की कोशिश कर रहा था कि 3D क्या है, तो आपको 3 प्लेन दिख रहे होंगे आई होप सबको। ठीक है ना। कैमरे के पास लेकर आ जाते हैं हम। तो ये 3 प्लेन है हमारे पास। एक ये पीछे वाला प्लेन, ये सामने वाला आपको एक प्लेन दिख रहा होगा, एक ये बॉटम वाला प्लेन दिख रहा होगा और एक ये नीचे वाला प्लेन दिख रहा होगा, इधर वाला प्लेन दिख रहा होगा। ठीक है ना। घर के किसी कोने को पकड़ लो, तो क्या है, जैसे यहाँ पे कोई वस्तु लटक रही है ना, जैसे मान लो ये मार्कर है, तो अब मार्कर की जो पोजीशन है उसके लिए आपने क्या करा, उसके ऊपर सीधा सीधा एक वेक्टर डाला है, किससे? ओरिजिन से यानी मूल बिंदु से। और वो जो वेक्टर उसको अपन ने क्या बोल दिया? स्थिति सदिश। अब मान लीजिए कि यही वस्तु जो है, आई होप सबको देख करके क्लियर हो ही गया होगा कि हम क्या बोलना चाहते हैं। ठीक है ना। ये एक वेक्टर जो है बस एक विजुअलाइजेशन है कि हमने इसके ऊपर वेक्टर, रियलिटी में थोड़ा ना होता है, ये तो मैंने बताया आप लोगों को। ठीक है। अब ध्यान से देखें सब बच्चे कि अब हम क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि ये अपनी जगह से खिसक जाए, ये अपनी जगह से क्या हो जाए? खिसक जाए। अरे हाँ, मान लो कि ये वस्तु जो है एक बिंदु से दूसरी बिंदु पे चली गई। ठीक है ना। ये हमारा जो वेक्टर है, मान लो, अरे ये देखो हमारा ही जो वेक्टर है जो बार बार उड़ता जा रहा है,
तो ये जो वेक्टर है, मान लो कि वस्तु पहले यहाँ पे थी, तो इसके लिए एक वेक्टर अपने बना लिया, इसको अपने R1 वेक्टर बोला, ठीक है ना। ये पहला हमने वेक्टर है ना, ये वस्तु खिसक के इधर से इधर चली गई, तो ऑब्वियस सी बात है एक दूसरा वेक्टर इसके लिए बनाया होगा हमने, ठीक है। तो दो अलग अलग स्थितियां हमारे पास है, ए और बी। थोड़ा सा आपको विजुअलाइज करा देते हैं हम कि दो स्थितियां हैं। हम 3D में पूरा नहीं बना रहे, सिर्फ 2D में समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमारे पास वस्तु की पहली स्थिति x1 y1 z1, और ये उठ करके मान लो A पॉइंट है, और ये चल करके यहाँ से इस बिंदु पर आ गई, मतलब A से B बिंदु पे चल के चली गई, ठीक है ना, मतलब वो ऐसे गई, ये उसकी गति की दिशा थी। तो इसके लिए भी अपन ने इसका स्थिति सदिश बना दिया, इसके कोऑर्डिनेट अपन ने लिख दिए, यानी इसके निर्देशांक x2 y2 z2। इसके लिए जो अपन ने स्थिति सदिश लिखा उसको अपन लिख देते हैं R1 वेक्टर, और इसके लिए जो स्थिति सदिश लिखा उसको अपन बोल देते हैं R2 वेक्टर। अब ध्यान से सुनना, बहुत सिंपल सी चीज है, ये जो हमें ए बी वेक्टर मिल रहा है ना, जो आपको बीच में दिख रहा है, यही है हमारा विस्थापन सदिश, क्योंकि वस्तु ए से बी पे गई है ना, तो उसका विस्थापन क्या हुआ, ए टू बी। बस वेक्टर में बात करनी है और कुछ नहीं। बस मान लो, बस मैं अपनी जगह से उठ करके दूसरी जगह चला गया, तो मैंने क्या करा, एक ओरिजिन मान लिया, एक मूल बिंदु मान लिया, उस मूल बिंदु से मैंने अपनी पहले वाली जो पोजीशन थी ये वाली, उस पर एक वेक्टर बनाया, मैंने उस वेक्टर को बोला R1 वेक्टर। फिर मैं दूसरी जगह उठ के चला गया, मैंने उसके लिए जो वेक्टर बनाया मूल बिंदु से, उसको मैंने बोल दिया R2 वेक्टर। तो जो मैंने बीच में डिस्टेंस ट्रेवल करा है, जो दूरी मैंने तय करी है, वही विस्थापन है। और उसके लिए जो अपन सदिश बना रहे हैं ए टू बी, क्योंकि वस्तु ए से बी तक की तरफ जा रही है, उसी को अपन क्या बोल रहे हैं, विस्थापन सदिश बोल रहे हैं, ठीक है। अब एक बार पढ़ लेते हैं कि क्या बोल रहा है, फिर मैं आपको इसके बारे में भी समझा दूंगा। तो दो स्थिति सदिशों जिनका मूल बिंदु एक ही हो के अंतराल को विस्थापन सदिश द्वारा व्यक्त किया जाता है। मतलब अगर एक ही वस्तु है और वो वस्तु एक जगह से उठ के दूसरी जगह चली गई, और उनके लिए जो अपन वेक्टर बना रहे हैं, जो सदिश बना रहे हैं, वो एक ही जगह से ओरिजिनेट हो रहे हैं, एक ही जगह से निकल रहे हैं, ठीक है ना। तो उस केस में उन दोनों के बीच की दूरी के लिए जो अपन ने सदिश बनाया है, उसको अपन क्या बोलते हैं, विस्थापन सदिश। पहली लाइन का मतलब ये है, अर्थात कण की प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति को मिलाने वाला सदिश, ये बोला मैंने आपको, विस्थापन सदिश कहलाता है। आई होप ये वर्ड आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। इसे सरल रेखा द्वारा व्यक्त किया जाता है कि इन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विस्थापन सदिश का परिमाण या तो गतिमान वस्तु की पथ की लंबाई से कम होता है या उसके बराबर। मतलब वही विस्थापन वाला हमारा केस है कि जो विस्थापन होता है वो या तो दूरी से छोटा होगा या उसके बराबर होगा। वही सारी फालतू बातें लिखी हुई है इसके अंदर भी, हमने कुछ अलग नहीं है, बस सिलेबस में इसलिए बता रहा हूँ और कुछ नहीं। अब देखो निकालना कैसे। अब अपने को मानते हैं हम हमेशा कि जो स्थिति सदिश होता है उसको डेल आर वेक्टर से लिखते हैं ना, ये हमारा डेल हो गया क्योंकि हम माप सकते हैं, और आर वेक्टर चेंज को बता रहा है कि भाई कुछ दूरी उसने तय करी है। अब देखो अगर मैं इसमें त्रिभुज का नियम लगाऊंगा, ढंग से देखना सब, देखो 1 2 और एक क्लोजिंग साइड लग रहा है ना त्रिभुज का नियम। तो देखो आर वेक्टर प्लस डेल आर वेक्टर बराबर R2 वेक्टर, यही तो अभी त्रिभुज के नियम में पढ़ा अपन ने। दिस प्लस दिस इक्वल्स टू जो क्लोजिंग साइड है आपकी, ठीक है। तो यहां से देखो हमारे पास डेल आर वेक्टर की यहाँ मान मिला, हमें डेल आर वेक्टर हमें मिला R2 वेक्टर, और ये भाई साहब उठ के उधर चले गए, माइनस R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ओहो, हमने R2 दो बार लिख दिया, चलो कोई बात नहीं। तो ये हमारा हो गया R1 वेक्टर। आई होप इतनी बात सबको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो ऐसे निकालते हैं विस्थापन सदिश। दो वस्तुओं की स्थिति का सदिश दे रखा है, उनको सबट्रैक्ट कर लो, आपका विस्थापन सदिश मिल जाएगा, ठीक है। आई होप सबको इतनी बात समझ आ गई होगी। अब अपने को समझना क्या है कि विस्थापन सदिश या किसी भी सदिश का परिमाण कैसे निकालते हैं। तो हम नेक्स्ट चीज पढ़ने वाले हैं, सदिशों का परिमाण, सदिशों का परिमाण, ठीक है ना। फिर इन सब चीजों को इससे कोरिलेट कर लेंगे। तो सदिशों के परिमाण में आप समझिए इसका मतलब क्या है। मान लीजिए आपको कोई ए वेक्टर दे रखा है, ठीक है, और ए वेक्टर आपको दे रखा है 2i कैप प्लस 3j कैप और प्लस 4k कैप। हमें क्या करना है, एक्चुअली इसका परिमाण निकालना। परिमाण एक्चुअली होता क्या, मैं आपको समझाता हूं। इस सदिश की लंबाई वो कैसे निकलेगी, देखो हम वापस 3D वेक्टर पे आते हैं एक बार। ये देखो जैसे मैंने इस डायग्राम में बताया, जैसे मेरा जो परिमाण है सदिश का, वो ये एरो की लेंथ थी एक्चुअली, ठीक है ना। इस एरो को जब मैंने ओरिजिन से ड्रॉ किया था इस पेन की पोजीशन बताने के लिए, ठीक है, इस पेन की जो पोजीशन बताने के लिए मैंने वेक्टर बनाया था, तो इस एरो की एक्चुअली जो लेंथ है, जो लंबाई है, वही एक्चुअली इसका परिमाण है। वो निकलेगी कैसे, तो हमने एक्चुअली देखो आप
एक्चुअली हम दूरी का सूत्र लगाएंगे सीधा सीधा, कुछ भी नहीं। इसके कोऑर्डिनेट आपको पता है, इसके कोऑर्डिनेट यानी इसके निर्देशांक और इसके निर्देशांक पता है, दूरी का सूत्र लगाना आप जानते ही हो। बस आपने जो 10th क्लास तक दूरी पढ़ी है वो कौन सी दूरी पढ़ी है, वो आपने दूरी पढ़ी है दो बिंदुओं के मध्य की, 3 बिंदुओं के मध्य की दूरी का सूत्र होता है, बस तीसरा कोऑर्डिनेट और डाल दो, तीसरा निर्देशांक और डाल दो, आपका उत्तर आ जाएगा। तो x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 का स्क्वायर और प्लस रूट में ही चल रहा ही है ना, आधा है नहीं इसलिए लिख रहा हूं, और z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। तो ये पूरा सूत्र है हमारा, बस उसमें 2 थे, यहाँ पे 3 हो जाएंगे। अब बात समझो, एक निर्देशांक तो हमेशा ही 0 है, क्योंकि वस्तु का जो भी स्थिति सदिश है वो हमेशा ओरिजिन से बनाया गया है, मतलब मूल बिंदु से बनाया गया है। तो x1 y1 z1 की वैल्यू कितनी होगी, 0 0 0, और x2 y2 z2 की वैल्यू जो इसकी कोऑर्डिनेट या निर्देशांक दे रखे हैं 4 5 6। तो अगर मुझे दूरी निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, देखो जैसे इस केस में दूरी निकालनी है तो मैं क्या लिखूंगा, 4 माइनस 0 का वर्ग प्लस 5 माइनस 0 का वर्ग और प्लस 6 माइनस 0 का वर्ग। तो कुल मिलाकर के जब भी हम किसी भी वस्तु का किसी भी सदिश का परिमाण निकालते हैं तो एक्चुअली हम i, j और k जो ये आगे जो आपके गुणांक इसको दिख रहे हैं, जो एक्चुअली उसके परिमाण को ही बता रहे हैं, उनका वर्ग करके जोड़ देते हैं। देखो एक्चुअली वही हो रहा है। तो देखो 4 चौक कितना है हमारे पास 16, ये हो गया हमारे पास 16 प्लस 25 प्लस ये हो गया हमारे पास 36। ठीक है, तो आपको इन सबको जोड़ देना है। तो 36 और 16 हो गया आपके पास 52, 52 और 25 आपके पास हो गया 77। तो इसका आंसर आ जाएगा √77। आई होप सबको परिमाण समझ आ गया होगा। और ये हम क्यों निकाल रहे हैं, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक्चुअली हमने उस सदिश की लंबाई निकाली है। जैसे हमारे केस में हमने इस एरो की लेंथ निकाली है, तो जो एरो की लेंथ है यानी इसकी जो लंबाई है एक्चुअली वही परिमाण है। ठीक है, हम ऐसा क्यों करा, क्योंकि हमने दूरी का सीधा सीधा सूत्र लगाया। आई होप इतनी बात सबको क्लियर हो गई होगी, बहुत ईजी सी चीज है। तो मैं आपको यही सेम एग्जाम्पल तो नहीं लिखा, चलो अलग लिखा है। तो चलो अगर मुझे इसका परिमाण निकालना है तो परिमाण को हम मॉड ऑफ ए वेक्टर से लिखते हैं। ठीक है, ए का परिमाण, या कभी कभी सीधा हम सिर्फ इसे ए भी लिख देते हैं। अगर हमने किसी भी भौतिक राशि जो कि सदिश है पर कोई वेक्टर नहीं बनाया, इसका मतलब उसके परिमाण को बता रहा है। जैसे बचपन से तुम कभी भी एफ को एफ वेक्टर नहीं लिखते हो, हमेशा क्या लिखते हो, एफ लिखते हो। मैंने एफ लिखा 2 न्यूटन, क्या बता रहा है ये सिर्फ इसके परिमाण को बता रहा है। तो कभी कभी परिमाण के लिए हम वेक्टर और मॉड वॉड इतना नहीं करते, इतना झमेला नहीं करते, हम सीधा सीधा वो क्वांटिटी लिख देते हैं। जैसे एफ के लिए, जैसे एफ एक वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है, उसका परिमाण निकालना है, तो यहाँ तो आप ऐसे लिखो, वेक्टर बनाओ मॉड बनाओ, इतनी मेहनत कौन करे, तो सीधा सीधा अपन एफ लिख देते हैं। तो ऐसे मैंने यहाँ पे ए लिख दिया, तो कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, तो हमारे पास देखो कितना आएगा, सिंपल 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग। आई होप सबको इतनी बात क्लियर हो गई होगी, बहुत ईजी है। तो देखो हमारे पास कितना आया, 4 प्लस 9 प्लस 16, 16 और 4 कितना हो गया 20, 20 और 9 कितना हो गया 29। ठीक है, ये हमारा इसका आंसर है। वैसे तो इसके आगे हम जो भी यूनिट होती है वो लगा देते हैं। जैसे मान लो कि अगर ये ए जो है बल को बता रहा होता तो हम न्यूटन लगा देते हैं, अगर ये वेग को बता रहा होता तो हम मीटर प्रति सेकंड लगा देते हैं, अगर विस्थापन को बता रहा होता तो मीटर या सेंटीमीटर या मिलीमीटर या किलोमीटर जो भी दिया है वो लगा देते हैं। तो हम इसके आगे यूनिट लगा देते हैं। लेकिन हमें कभी कभी राशियों का मात्रक नहीं पता होता तो हम यहाँ पे सीधा सीधा मात्रक लिख देते हैं, है ना। लिखना नहीं लिखना देखो वैसे तो कंपलसरी नहीं होता, लेकिन कई टीचर इस चीज़ के लिए मार्क्स काट देते हैं। जैसे हम जैसे टीचर भी कभी कभी बच्चों के मार्क्स काट देते हैं कि भाई तुमने मात्रक क्यों नहीं लिखा। ठीक है, तो जब भी हमें नहीं दे रखा हो तो हम इतना लिखने के बाद उसके आगे मात्रक लिख देते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि क्वांटिटी कौन सी है। पर हमें अगर पता है विस्थापन है, वेग है, त्वरण है, या बल है, या संवेग है, या जो भी है, जितनी भी हमारी सदिश राशि जो भी हमें दे रखा है उसके अकॉर्डिंग अपन जो है मात्रक लगा देंगे। ठीक है, आई होप सबको इतनी बात क्लियर हो गई होगी। तो फिर अब मैं आपको बताता हूं कि ये जो विस्थापन सदिश की कहानी चल रही थी क्या थी। ये तो मान लो किसी वस्तु के निर्देशांक आपको दे रखे हैं। मान लेते हैं कि वस्तु एक पॉइंट R1 से, मान लो जिसके निर्देशांक हमें दे रखे हैं 2, 3, 4 से R2 जिसके निर्देशांक है मान लो 3, 1 और 5 पर जाती है, इससे इस पर जाती है। इसके लिए हम जो सदिश लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट्स है, निर्देशांक है, तो 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। इसी तरीके से R2 के निर्देशांक हम क्या लिखेंगे,
अब लिखेंगे 3 आई कैप प्लस 1 जे कैप। अच्छा 1 लिखने की जरूरत नहीं है, सेल्फ अंडरस्टूड है, लिखना चाहो तो आपकी इच्छा, लो लिख देते हैं, प्लस 5 के कैप। अगर हमें अब कोई पूछ ले कि वस्तु का विस्थापन सदिश क्या होगा, तो अभी मैंने आपको क्या बोला था, अंतिम जो भी सदिश है माइनस प्रारंभिक सदिश। ये तो अभी अपन ने डेल आर का फॉर्मूला पढ़ा था, जो भी अंतिम है। अब मान लो कि पिछले वाले केस में ऐसा हो जाता कि वस्तु ए से बी पर जाने के बजाय बी से ए की तरफ आती है, तो हम क्या करते, r1 माइनस r2 कर देते, r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर। तो ध्यान रखना अपने को कि कहां से कहां पे दिया हुआ है। जैसे अब उसने बोला कि यार इससे इस पे जा रही है, तो हम अंतिम में से प्रारंभिक को माइनस कर देंगे। तो देखो अंतिम क्या हमारे पास, 3 आई कैप प्लस जे कैप और प्लस 5 के कैप। ये तो हो गया हमारा पहला सदिश। माइनस दूसरा सदिश क्या है, 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप और प्लस 4 के कैप। तो माइनस करने का वही स्ट्रेटेजी है जो आपने बचपन में अलजेब्रा पढ़ा था। x, जब x की दो टर्म्स होती हैं, उनकी दो जो टर्म्स होती है, जैसे 2x लिखा है और 3x लिखा है, घटाना है तो 2 में से 3 को घटाएंगे। वैसे यहाँ पे i वाला i के साथ घटाया जाएगा, j वाला j के साथ घटाया जाएगा और k वाला k के साथ। ठीक है, आपको चाहिए तो पहले ब्रैकेट वैकेट खोल लो एज योर विश, अदरवाइज आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। अब जैसे देखो 3 में से 2 गया तो आप लिख दो 3 माइनस 2। अब मान लो यहाँ पर फिर जैसे मान लो माइनस का 2 लिखा होता तो मैं माइनस माइनस प्लस कर देता। सिंपल सी मैथमेटिक्स लगानी है। प्लस इसका 1 है भाई का और इन भाई साहब का 3 है, तो ये 3 जे कैप हो गया, और इन भाई साहब का 5 है और उन भाई साहब का 4 है, तो ये हो गया 5 माइनस 4 के कैप। तो हमें विस्थापन सदिश कितना मिला, बहुत आसान है। देखो 3 माइनस 2 में मिला 1, मैं यहाँ लिख देता हूँ। इसका उत्तर हमारे पास क्या आया, 1 आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस का 2 जे कैप और लास्ट प्लस का के कैप। ये हमारा विस्थापन सदिश है। आई होप सबको विस्थापन सदिश निकालना हो गया आ गया होगा जब हमें 2 क्या बोलते हैं निर्देशांक दे रखे हो। अब अगर वो पूछ लेता है कि भाई इसका मान क्या है, बोले वैल्यू क्या है इसकी, मैग्नीट्यूड निकाल के बताओ, तो मैग्नीट्यूड पूछ ले तो डेल आर वेक्टर का हमसे क्या पूछा, परिमाण। परिमाण के लिए अपन क्या लगाते हैं, हम सीधा सीधा 1 का वर्ग करेंगे, फिर माइनस 2 का वर्ग करेंगे। मुझे लग रहा है यहाँ पे कंजस्टेड हो रहा है, तो हमें या तो उसको यहाँ पे लिखना चाहिए या तो उसको हटा देना चाहिए। चलो आगे लिख देते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। चलो मैं इसका परिमाण जो है डेल आर वेक्टर का वो यहाँ लगा देता हूँ, क्योंकि हमारे पास स्पेस है यहाँ पे। ठीक है, तो कोई अगर आपसे डेल आर वेक्टर का परिमाण पूछ ले तो देखो क्या होगा, पहले आप वर्ग करोगे 1 का, तो हमने 1 का वर्ग किया, फिर आप करोगे प्लस माइनस 2 का वर्ग, ये माइनस 2 का वर्ग किया, और प्लस फिर वर्ग करोगे आप 1 का। ठीक है, तो इसमें प्लस माइनस का कोई झोल नहीं है, मतलब अगर वैल्यू नेगेटिव भी आनी है तो उसका वर्ग तो वैसे भी पॉजिटिव ही होना है। तो देखो कितना आएगा, 1 प्लस 4 प्लस 1, जोड़ दो सबको, कितना है हमारे पास, 4 और 2 6, यानी स्थिति सदिश का मान हमारे पास आया √6 और मात्रा का आगे लिख देना। आई होप सबको इतनी बात क्लियर हो गई होगी। विस्थापन सदिश क्या होता है, स्थिति सदिश क्या होता है, कैसे निकालते हैं सदिश का परिमाण। ठीक है, अब अपन आगे चल सकते हैं। अब हमने एकांक सदिश के लिए जितनी भी चीजें पढ़ सकते थे वो पढ़ ली। हमें परिमाण निकालना आ गया, हमें स्थिति सदिश समझ आ गया, हमें विस्थापन सदिश समझ आ गया, हमें ये समझ आ गया कि सदिशों का योग कैसे करते हैं। अच्छा, सदिशों का योग भी सेम ही तरीके से होता है। मान लो कि वही पीछे वाला जो हमारा हम ये पढ़ रहे थे ना, ये वाला रूल। अब मान लो तुम्हें क्वेश्चन के अंदर ए वेक्टर का कुछ मान दे रखा है 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप और मान लो माइनस का के कैप, और बी वेक्टर आपको दे रखा है मान लो माइनस का आई कैप, ये मन से दे रहा हूँ मैं, है ना, 2 जे कैप और प्लस का 3 के कैप, और आपको कोई बोले कि ए वेक्टर और बी वेक्टर किसी त्रिभुज की 2 क्रमागत भुजाओं को व्यक्त कर रहे हैं, तो हमसे परिणामी पूछेगा, तो परिणामी उसको बंद करने वाली भुजा, तो इन दोनों की योग के बराबर होगी। तो मेरे को अगर आर वेक्टर निकालना है तो मैं इन दोनों का योग करूंगा। योग करने का वही सेम फंडा, आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, के को के के साथ। ये मैंने 2 नहीं लिखा है, ये पे इक्वल्स टू का साइन है जो 2 जैसा बन रहा है ना। तो आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के के साथ जोड़ना है इस पर। तो 2 प्लस माइनस, माइनस का साइन है ना, इसलिए 2 माइनस 1 हो गया हमारे पास 1 आई कैप। फिर देखो इन दोनों को जोड़ना है, 3 और 2 कितना हो गया 5 जे कैप, और थर्ड माइनस का 1 प्लस का 3 कितना आएगा प्लस का 2। तो सदिशों को जोड़ना और घटाना कोई मुश्किल काम नहीं है, मुश्किल काम है उनको गुणा करना, जो अपन आगे से आगे वाले लेसन में पढ़ेंगे कभी। ठीक है ना, उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले समानांतर चतुर्भुज का नियम अपने को करना है, वो अपन करेंगे लेकिन नेक्स्ट क्लास में, अभी नहीं।
तो अभी के लिए हमें एकांक सदिश निकालना सीखना है। मान लीजिए आपको कोई वेक्टर दे दिया जाता है और बोला जाता है इसका एकांक सदिश निकालिए। 2i कैप प्लस 3j कैप। बोले सर 2i बार बार ले रहे हो, फेवरेट है का आपका? ठीक है ना, तो जैसे ही सदिश दे रखा है और आपसे पूछा सर उसका एकांक सदिश निकालो बेटा, तो आप सब जानते हो एकांक सदिश का सूत्र क्या होता है, जैसे हम कैप से बताते हैं, हम सदिश को उसके परिमाण से भाग दे देते हैं। ठीक है ना, या तो ऐसा लिखा जा सकता है या तो फिर हम डायरेक्टली ए वेक्टर अपॉन ए लिख देते हैं। ठीक है, हमने ए वेक्टर अपॉन ए लिख दिया। तो देखिए अब हमें परिमाण से मतलब है, सबसे पहले तो हम परिमाण निकाल देते हैं। तो इसका परिमाण या तो इस तरीके से बताया जा सकता है या ये, कुछ भी लिख सकते हो, आपकी इच्छा है ना। कैसे निकालते हैं, देखो वही सेम, 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग और प्लस माइनस 1 का वर्ग। तो देखो 2 का वर्ग आया 4, 3 का आया 9 और इसका आया 1, तो हमें कितना मिला, रूट में 14। तो अगर हमें एक कैप निकालना है तो हम क्या लिखेंगे, 2i कैप प्लस 3j कैप और माइनस का k कैप अपॉन रूट में 14। अभी सबको स्प्लिट कर दो, देखो 2/√14 i कैप प्लस 3/√14 j कैप और माइनस का 1 अब कुछ नहीं तो 1 तो मानना ही पड़ेगा, 1√14 k कैप। ठीक है, तो ये हमें इसके क्या मिल गए, ये मिल गए एकांक सदिश। x की दिशा में इस पर्टिकुलर वेक्टर के लिए, इस सदिश के लिए x दिशा में एकांक सदिश इतना है, y में इतना है और z में इतना है। ठीक है, इसको अपन शॉर्ट में कभी कभी डायरेक्शन कोसाइंस भी बोल देते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं अपन दिक कोज्जाएं। ठीक है, क्योंकि कोसाइन को हिंदी में कोज्जा बोलते हैं। तो दिक कोज्जाएं क्या होती है क्या नहीं होती है, वो सब बाद की बातें हैं। जब अपन वेक्टर रेजोल्यूशन पढ़ेंगे यानी सदिशों का वियोजन पढ़ेंगे तो इस चीज पे अपन एक बार और वापस भी आएंगे। लेकिन अभी हमारा मेन टास्क हमें एकांक सदिश सीखना है, जो हम सीख लिए कि कैसे निकालना है। सदिश दे रखा है, उसका पहले हम निकालेंगे परिमाण, परिमाण के बाद निकालने के बाद सर जो सदिश है उन सबको उस परिमाण से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करने के बाद सबको अलग अलग लिख देंगे। तो ये बता क्या रहा है, ये बता रहा है कि अगर मैं सदिश के छोटे छोटे टुकड़े कर दूं, बहुत छोटे छोटे पीसेस कर दिए, तो ये एक्स दिशा में उसकी दिशा को बताएगा, ये उस छोटे से सदिश को बताएगा। क्योंकि मैंने आपको बोला था ना, एकांक सदिश क्या बताता है, हम एक्चुअली वेक्टर के बहुत छोटे छोटे पीसेस कर देते हैं और जो सबसे छोटा वेक्टर निकलता है जो सिर्फ और सिर्फ उसकी दिशा को इंगित करे, जिसका परिमाण सिर्फ एक ही है ना। जैसे 5 सेंटीमीटर लंबा तीर था, उसके बराबर और 5 टुकड़े करे तो एक टुकड़ा जो है वो एकांक सदिश है। लेकिन ध्यान रखना, एकांक सदिश का काम सिर्फ और सिर्फ दिशा बताने के लिए होता है और किसी के लिए नहीं। ठीक है, आई होप सबको इतनी बात क्लियर हो गई होगी। चलो एक दो एग्जाम्पल और ले लेते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन आया, ए वेक्टर दे रखा है 2i कैप माइनस का 3j कैप और प्लस का 5k कैप, और मान लो बी वेक्टर हमें दे रखा है 3i कैप माइनस का 4j कैप और प्लस का 5k कैप। और आपसे पूछ लिया जाता है कि आप मुझे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर व ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का एकांक सदिश निकाल के बताइए, ये बोला उसने। ठीक है ना, दोनों के लिए एक बार उनको जोड़ के उनका एकांक सदिश निकालना है और एक बार घटा करके। ठीक है, तो आसान है, बोल देते हैं हम कि ए और बी को योग करने से हमें कोई एक वेक्टर बना, नाम कुछ भी दे सकते हो, अल्फाबेट 26 के 26 अल्फाबेट में से 2 को छोड़ दो, उसके अलावा जो दिल करे वो दे दो। मान लिया मैंने पी वेक्टर नाम दिया, कोई बोला, बच्चा बोले सर नहीं मेरे को तो पसंद नहीं आ रहा सर, मैं तो सी दूंगा। मैंने कहा दे दो यार, क्या फर्क पड़ना है। ठीक है, तो कुछ भी दे देना अपनी इच्छा से। तो पी वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो सबसे पहले तो अपने को जोड़ना है, तो देखो जोड़ना भी हो जाएगा। पे 3 और 2 हो गया 5, माइनस का 3 माइनस का 4 हो गया माइनस का 7 और 5 और 5 हो गया 10। तो हमें वेक्टर मिल गया ये पी वेक्टर, जो कि इनके योग के बराबर है। अब इसका मुझे क्या निकालना है, एकांक सदिश। तो देखो वो कितना हो गया, वेक्टर को उसके परिमाण से अपन डिवाइड कर देंगे। तो वेक्टर है हमारा 5i कैप माइनस का 7j कैप प्लस 10k कैप अपॉन इनका सबका परिमाण, यानी 5 का वर्ग माइनस 7 का वर्ग और प्लस 10 का वर्ग। ठीक है, आई होप इतनी बात सबको क्लियर हो गई होगी। अभी देखो ये हो गया हमारा, बस क्या करना है अपने को, अलग अलग करके लिख देना। अब देखो इसका योग कर देते अपन। अच्छा, माइनस 7 का वर्ग था ना, तो हमने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया। हाँ अब ठीक है, माइनस 7 का वर्ग, तो 5 का हो गया 25
7 का हो गया 49 यानी 49, 49 प्लस 25 हो गया 74, 74 प्लस 100 का वर्ग हो गया, सॉरी 10 का वर्ग हो गया 100, तो 74 प्लस 100 विल गिव यू 174। नीचे आ गया हमारे पास 174। ठीक है, अब इस 174 को सबके साथ अलग रख दो, आई के साथ अलग, जे के साथ अलग। अगर नीचे वाले का आपसे रूट निकल सकता तो निकाल लो, जैसे 169 आ गया तो 13 का होता है, 144 आ गया आपका 12 का होता है, 25 आ गया 5 का होता है। तो जो भी आपसे अगर निकल सके रूट तो नीचे वाले का निकाल देना, नहीं तो एग्जाम में इतना सा छोड़ देना बस। ठीक है ना। कई बच्चों को तो लग रहा होगा सर आप मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हो कि फिजिक्स पढ़ा रहे हो, समझ ही नहीं आता है कि सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है या फिजिक्स है ना। इतने सारे न्यूमेरिकल ही न्यूमेरिकल, फिर ऊपर से ये और न्यूमेरिकल, तो बेसिकली सब्जेक्ट का नाम क्या है, मैथमेटिक्स या फिजिक्स। तो बेटा सारी चीज़ें अपने को पढ़नी है, कंपटीशन में कॉन्सेप्ट भी आएगा, थ्योरी भी आएगी और न्यूमेरिकल्स भी आएंगे। ठीक है, आपका वीक पॉइंट मेन तो है आपका न्यूमेरिकल वाला पार्ट, बहुत सारे बच्चों का होता है, थ्योरी भी साथ के साथ अपन कवर कर ही रहे। जैसे एकांक सदिश की डेफिनेशन आ गई जिसका परिमाण एक होता है, निकालने के लिए बोल दिया तो क्या करोगे, फिर तो न्यूमेरिकल आएगा ही ना, इसलिए हम न्यूमेरिकल करा रहे हैं। तो नेक्स्ट मान लो कि a माइनस बी वैक्टर को अब हम q वैक्टर नाम दे देते हैं, q वैक्टर बराबर इनका डिफरेंस। अब देखो डिफरेंस 2 माइनस 3 आपको क्या देगा, माइनस का i क्या, फिर माइनस का 3 माइनस का 4। जिसको मैथमेटिक्स समझ नहीं आती वो ढंग से लिखे, माइनस का 3 माइनस माइनस का 4, तो माइनस माइनस हो गया प्लस। ठीक है ना। जो बच्चे थोड़े से मैथमेटिक्स में वीक हैं वो इस चीज़ का ध्यान रखें। ये आ गया हमारे पास, तो आसान था, अब तो कुछ भी नहीं, इजी है। तो देखो माइनस का आई कैप, ये हो गया प्लस का जे कैप, और हमारे के भाई साहब तो रहे नहीं। बहुत दुख की बात है कि के भाई साहब जो है वो कट गए हैं, दोनों ने एक दूसरे को खा लिया है और कुछ बच नहीं पाया। ठीक है, तो 2 ही वेक्टर बचे, तो तीसरा आपको लिखना है तो लिख दो यार, दिल करे तो 0 के कैप, लेकिन उसका कोई औचित्य नहीं है, ये ओके नहीं लिखा है मैंने, 0 के लिखा है, 0 के कैप। ठीक है, इसको पढ़ना के कैप ही है ना, के कैप, ऊपर टोपी लगा दी ना इसलिए कैप। और इसका अगर हमें कोई सदिश बोल दे, एकांक सदिश, तो वेक्टर को उसके परिमाण से कर दो डिवाइड, तो क्या मिला हमें, माइनस का आई कैप प्लस का जे कैप, और 0 की मैं कह रहा हूँ जरूरत नहीं है, छोड़ो फालतू, माइनस 1 का वर्ग और प्लस 1 का वर्ग। ठीक है, तो माइनस 1 का वर्ग भी 1 ही होता है और 1 का वर्ग भी 1 ही होता है, तो 1 और 1 मिलके हो गए 2, 1 और 1 11 नहीं, 1 और 1 2 होता है ना। तो ये हमारे पास हो गया जे कैप और ये √2 के कैप। तो आई होप सबको समझ आ गया होगा, कोई बहुत बड़ा मैं तीर नहीं मारा है ना, तो आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। तो बहुत इजी सी चीज़ थी। तो आज मैं आपको थोड़ा सा एक बार रिवाइज करा देता हूँ, क्योंकि काफ़ी चीज़ें पढ़ा दी मैंने आज के दिन में। तो एक बार देख लो हमारा टॉपिक क्या था और हमने आज क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले अपन ने स्टार्टिंग से आते हैं, हाँ सदिशों का योग पढ़ना था अपने को। उसमें सबसे पहले अपन ने एक विमीय सदिश पढ़ा, यानी वेक्टर, जैसे अब यही प्लेन है, ठीक है। वस्तु शायद अगर एक्स अक्ष में होती तो मैं इधर सिर्फ एक वेक्टर बना देता, मतलब ये जो वेक्टर है ना वो ऐसे मतलब ऐसे बना रहे होते हैं किसी भी एक अक्ष में, एक्स में, वाई में या सिर्फ जेड में। तो हमने ये पढ़ा। फिर अपन ने सेकंड पढ़ा, कोई हमारा जो वेक्टर होगा वो किसी ना किसी प्लेन में होगा। मान लो इधर चिपक गया, यहाँ पे जाके इधर ना इधर चिपक गया, तो अभी कौन से वाले प्लेन में, मान लो ये वाला हमारा एक्स अक्ष है, ऊपर वाला जो है वाई अक्ष है और नीचे वाला जेड अक्ष है। तो ये देखो एक्स और वाई प्लेन में है, नीचे आ रहा है तो एक्स जेड प्लेन में आ गया, नीचे कहीं पे भी हो सकता है। ऐसे ये इधर आ गया तो ये वाई जेड प्लेन में हो गया, मतलब तीनों में से किसी भी एक्सिस पे वो हो सकता है। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा, ये हमने पढ़ा। फिर 3D में पढ़ा इसी चीज को हमने कि 3D के अंदर क्या होगा, कि अब त्रिविम के अंदर होगा, जैसा मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया था। इसके बाद हमने स्थिति सदिश के बारे में बात करी, ठीक है। और स्थिति सदिश में हमने बोला एक सदिश को दूसरे सदिश में से अपने को सीधे सीधे माइनस करना है। क्यों करना है वो, अच्छा स्थिति सदिश था, सॉरी स्थिति सदिश मैंने आपको बता दिया, जो भी उसके निर्देशांक दे रखे हैं आपको उसको सदिश रूप में लिखना है, ठीक है। और फिर हमने बात करी विस्थापन सदिश के बारे में, ठीक है। कोई वस्तु एक जगह से उठ के दूसरी जगह गई, पहली पोजीशन के कॉरस्पॉन्डिंग जो सदिश था और दूसरी पॉइंट के या दूसरी उसकी स्थिति के कॉरस्पॉन्डिंग जो वेक्टर था उनको माइनस कर दिया, बस। फिर अपन ने इसका परिमाण निकालना सीखा, फिर एकांक सदिश के एग्जाम्पल्स अपन ने देखे। फिर इसके बाद हमने सदिश को किसी अदिश से गुणा करके बताया आपको। इसके बाद हमने नियम पढ़े। नियम इस बार हमने सिर्फ 2 ही कवर करे हैं, त्रिभुज का नियम और बहुभुज का नियम। त्रिभुज का नियम आसान, 2 क्रमागत भुजाएं, 2 सदिशों को और बंद करने वाली भुजा जो है उसके
रिजल्टेंट को यानी उसके परिणामी को बताती हैं। बहुभुज में एक से ज्यादा, दो से ज्यादा हो जाएंगी, बहुत सारी भुजाएं आपने बना दी, तो जो बंद करने वाली भुजा है वो उसके परिणामी को बताएगी। पर अगर ये जो है पूरा का पूरा बंद कर दे एक दूसरे को, ठीक है ना, बिल्कुल ऐसे चक्र चल रहा है, चक्रीय हो जाए, तो उस केस में सबका योग 0 के बराबर होता है। तो आई होप सबको इस लेसन के अंदर काफी चीजें समझ आ गई होगी। हमारे इस लेसन का एक छोटा सा जो पार्ट है समानांतर चतुर्भुज का नियम, वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है वो, फिर उसके न्यूमेरिकल भी करने हैं। तो नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से मिलते हैं। जब तक के लिए घर रहना है, सुरक्षित रहना है, स्टे होम, स्टे सेफ। और वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं करा है, शेयर नहीं करा है, तो प्लीज़ वो पहले कर लेना। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो वो पहले आके कर देना, नहीं तो मैं तो घुस करके कैमरे में ठोक दूंगा बच्चों को, है ना। चलो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास के अंदर, और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर देना। चलो बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।